तो बेटा हम सबसे पहले कर रहे हैं क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं बेटा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट हमने सीख करके थे बेटा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के वही अप्लाई होंगे। एक बारी फॉर्मूले अगर आपको देखने हैं तो बेटा पहले वीडियो शुरू करने से पहले एक बारी अपने सारे फॉर्मूले यानी कि पिछली दोनों क्लासेज एक बारी जो भी आपने नोट्स बनाए उनको गो थ्रू करो, ठीक है। क्वेश्चन करते समय बेटा हमें सारे फॉर्मूले चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, अ कंपनी इशूड 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। तो बेटा कंपनी ने 10% वाले 100 रुपए के हिसाब से डिवेंचर इशू करें, 10,000। बेटा कितने भी डिवेंचर इशू करें उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करोगे तो आप अगर एक डिवेंचर के हिसाब से भी कैलकुलेट करोगे तो भी परसेंटेज वही की वही आएगी, ठीक है। तो हम अपने फॉर्मूलों में हमेशा एक इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर और एक डिवेंचर के बारे में बात करेंगे। तो 10% डिवेंचर है बेटा 100 रुपए वाले एट अ प्रीमियम, हमने 10% प्रीमियम पे हमने इशू करा है, यानी कि जो नेट प्रोसीड्स है बेटा, नेट प्रोसीड्स एनपी वो आ गया बेटा 100 रुपए वाला शेयर। अगर 10% प्रीमियम पे आप इशू करते हो तो वो हो जाएगा 110 का। 1/4/2018 को हमने इशू करा, टू बी मैच्योर्ड ऑन 1 अप्रैल 2023। तो बेटा 5 साल बाद हमने इसको रिडीम करना है। 18 से 23 तक बेटा 5 साल हो जाएंगे हमारे। उसके बाद द डिवेंचर्स विल बी रिडीम्ड ऑन मैच्योरिटी, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर एज्यूमिंग 35% टैक्स रेट। तो बेटा टर्म हमारे को मिली 5 इयर्स। रिडेम्पशन वैल्यू के बारे में बेटा क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया, तो हम रिडेम्पशन वैल्यू पार पे लेके चलेंगे 100 रुपीज पे। और टैक्स का रेट बेटा क्वेश्चन में आपको देगा 35%। तो जितनी इंफॉर्मेशन बेटा हमारे को चाहिए होती है क्वेश्चन में, जिसको बेटा टर्म को हम एन बोलते हैं, टैक्स का रेट 35%। तो कॉस्ट ऑफ डेट, रिडीमेबल डेट वाला फॉर्मूला होता था बेटा इंटरेस्ट ब्रैकेट 1 माइनस टी प्लस आरबी माइनस एनपी बाय एन होल डिवाइडेड बाय आरबी प्लस एनपी बाय 2। बेटा अगर मैं यहां पर वैल्यू पुट करूं तो इंटरेस्ट का रेट है बेटा हमारे पास जो डिवेंचर थे वो थे 10% इंटरेस्ट वाले, तो 100 रुपए की फेस वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट जाएगा 10 रुपए। टैक्स का रेट है 35% 0.35 प्लस आरबी माइनस एनपी बाय एन होल डिवाइडेड बाय आरबी प्लस एनपी बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेटा अगर आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो फिर आपके पास आएगा आंसर कॉस्ट ऑफ डेट का। सॉल्व करते हैं बेटा एक बार इसको कैलकुलेटर पे। तो 10 मल्टीप्लाई 0.65 और 10 डिवाइडेड बाय 5 बेटा नेगेटिव है, इसको माइनस कर दिया और 105 बेटा आ रहा है 4.28%। ये सीधे बेटा आंसर हमारा 4.28%। तो ये ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ डेट फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बेटा। सेकंड क्वेश्चन सिमिलर है, अगला क्वेश्चन जो करेंगे वो है थर्ड क्वेश्चन। बेटा थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम बेटा। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत आसान है, लेकिन ये सवाल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले कॉन्सेप्ट से कम। कैपिटल बजटिंग के अंदर बेटा आपने आईआरआर सीखा था, हाँ एक बार की बात है, वो भी आपने सीखा होगा बेटा, और वो काफी लंबा चला था बेटा हमारा चैप्टर भी और टॉपिक भी। तो आईआरआर निकालने के लिए बेटा जो स्टेप आप लगाते थे वही के वही आपको यहाँ पर भी लगाने बेटा। अभी जो हमने क्वेश्चन हमने किया है फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें आपका डिवेंचर रिडीम हो रहा है 5 साल बाद और सारे के सारे पैसे एक साथ जा रहे हैं। लेकिन हमको पता है बेटा डिवेंचर इंस्टॉलमेंट में भी रिडीम हो सकता है। ऐसा आप अकाउंट्स के अंदर करते हो कि अगर एक 100 रुपए का डिवेंचर मैंने इशू करा है और वो 100 रुपए का डिवेंचर 5 साल की लाइफ रखता है, तो मैं उसको 20-20 रुपए करके 5 साल के अंदर रिडीम कर सकता हूँ, या फिर 50 रुपए करके और 50 रुपए करके 2 बारी में रिडीम किया जा सकता है। तो इंस्टॉलमेंट में रिडेम्पशन हो सकती है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट में रिडेम्पशन हो रही हो तो आप कॉस्ट ऑफ डेट का वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे जो हमने सीखा है। उसको करने के लिए बेटा आपको आईआरआर वाले कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 में है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन बहुत छोटा है, लेकिन जब सॉल्व करने लगेंगे तो आईआरआर वाला कॉन्सेप्ट उसके अंदर ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएगा। जरा ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, XYZ लिमिटेड is proposing to sell a 5-year bond। तो बेटा XYZ लिमिटेड है 5 साल का वो बॉन्ड इशू करने वाले हैं at 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो बेटा हर साल 8% का इंटरेस्ट जाएगा। द बॉन्ड अमाउंट विल बी अमोर्टाइज्ड इक्वली ओवर इट्स लाइफ। तो 5 साल के अंदर उसको धीरे धीरे करके बेटा इक्वली हम राइट ऑफ कर देंगे। देखो 5,000 का बॉन्ड है बेटा, 5 साल में रीपे करना है, तो 5,000 डिवाइड बाय
5 साल कर देंगे तो हर साल 1,000 रुपए रिडीम किया जाएगा। What is the bond's present value for an investor if he expects a minimum rate of return of 6%? चलो बेटा यहाँ पे तो रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, तो ये तो सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है, इसमें तो कॉस्ट ऑफ डेट निकालनी ही नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ डेट का बेटा हमारे पास आगे भी एक सवाल आएगा, तब भी हम करेंगे उसके। फिलहाल इस वाले क्वेश्चन में बेटा उसने हमें क्या बताया, बड़ा सिंपल क्वेश्चन। वो कह रहे जी 5,000 रुपए का एक बॉन्ड है, वो 5 साल में धीरे धीरे करके हम रिडीम कर देंगे और हर साल 8% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है इन्वेस्टर का वो है 6%। आपको ये बताना है कि आज की डेट में इस बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा। देखिए किसी भी इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू आज की डेट में बेटा उसके जो कैश फ्लो मिलने वाले होते हैं ना, उसकी प्रेजेंट वैल्यू के बराबर। यानी कि कोई भी इन्वेस्टमेंट में मैं आज की डेट में ज्यादा से ज्यादा इतने ही पैसे लगा सकता हूं जितने पैसे वो इन्वेस्टमेंट मुझे कमा करके देने वाली है प्रेजेंट वैल्यू में। ऐसा हमने पहले भी सीखा बेटा, कब सीखा, जब हमने डिविडेंड वाला चैप्टर किया था। तो 5 साल के अंदर बेटा आप इस बॉन्ड को, कंपनी इस बॉन्ड को रिडीम कर देगी। अगर मान लो बेटा मैं इन्वेस्टर हूं, मैंने कंपनी में पैसा लगा दिया, मुझे नहीं पता मैंने वो बॉन्ड कितने का लिया है अभी, लेकिन कंपनी मुझे क्या देगी वो मुझे पता है। कंपनी हर साल आपको वो बॉन्ड की 1/5 यानी कि 1/5 वैल्यू आपको देती रहेगी, क्योंकि 5 साल में कंपनी ने वो 5,000 रुपए का पूरा बॉन्ड रिडीम करना है। तो हर साल आपको प्रिंसिपल नाम के 1,000 रुपए मिलते रहेंगे। 5,000 रुपए का बॉन्ड है, 5 साल में रिडीम करेगी कंपनी। तो मैं अगर इन्वेस्टर हूं तो इन्वेस्टर को हर साल 1,000 रुपए तो प्रिंसिपल के मिलेंगे, साथ में कूपन रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट लिखा हो बेटा 8%। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा जरा ध्यान से देखो बेटा। पहले साल यहां पर कंपनी ने मेरे 5,000 रुपए देने बेटा, बॉन्ड 5,000 रुपए का, तो इंटरेस्ट रेट से हिसाब से चलेगा। तो कंपनी मुझे 5,000 रुपए के ऊपर, पहले साल का इंटरेस्ट कंपनी मुझे 5,000 रुपए के ऊपर देगी 8% के हिसाब से 400 रुपए। लेकिन जब कंपनी ने टाइम 1 पर 1 साल बाद मुझे 400 रुपए का इंटरेस्ट पे किया, साथ में कंपनी ने 1,000 रुपए का प्रिंसिपल भी दे दिया। इसका मतलब अब कंपनी के पास मेरे नाम के जो पैसे पड़े हैं वो केवल कितने हैं, 4,000। तो नेक्स्ट पीरियड का जो इंटरेस्ट मुझे मिलेगा टाइम 2 पर, वो 5,000 पे 8% नहीं मिलेगा, वो मिलेगा 4,000 पे 8%, 320। फिर 1,000 और कंपनी ने मुझे दे दिया। कंपनी के बाद मेरे कितने पड़े, 3,000 रुपए। अब कंपनी ने जो 3,000 मुझे दे दिए, कंपनी 3,000 रुपए के ऊपर मुझे इंटरेस्ट देगी 8% के हिसाब से 240। अब कंपनी के पास मेरे 2,000 पड़े हैं, 2,000 के ऊपर 8% के हिसाब से 160, और 1,000 पड़ा होगा तो उसके ऊपर 8% के हिसाब से 80 रुपए। और उसके बाद बेटा आपका बॉन्ड पूरा रिडीम हो चुका होगा। जरा ध्यान से समझो, इन्वेस्टर को कैश फ्लो क्या मिलेगा इस कंपनी से। बेटा मैं बॉन्ड जितने का भी खरीदूं, हो सकता है प्रीमियम पे खरीदा हो सकता है डिस्काउंट पे खरीदा हो, वो अलग बात है, लेकिन कंपनी मुझे क्या देगी वो तो फिक्स होगा ना बेटा। डिवेंचर और बॉन्ड के अंदर, प्रेफरेंस शेयर के अंदर ये बात फिक्स होती है कि आपको कैश फ्लो क्या मिलने वाला है। तो 5 साल में बेटा अगर कंपनी रिडीम करने वाली है 5,000 का बॉन्ड, तो पहले साल तो उसने मेरे पूरे 5,000 रुपए इस्तेमाल करे, तो 5,000 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, साथ में 1,000 प्रिंसिपल आ गया। अब कंपनी के पास मेरे कितने रह गए, 4,000 रुपए। तो अगला इंटरेस्ट मुझे 4,000 के ऊपर मिलेगा, उसके बाद मुझे 3,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा, 2,000 पे मिलेगा, 1,000 पे मिलेगा, बॉन्ड पूरा रिडीम हो जाएगा। तो ये कैश फ्लो है। अल्टीमेटली इन्वेस्टर को पहले साल में 1,400 रुपए मिलेंगे, 1,320 मिलेंगे, 1,240, 1,160 और 1,080। ये बेटा वो कैश फ्लो है जो इन्वेस्टर को मिलने वाला है। अब इन्वेस्टर का जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, यानी कि अगर मैं इस कंपनी में पैसा लगाता हूं, अब देखो मैं क्या ढूंढ रहा हूं बेटा, मुझे पता है कि अगर मैं इस बॉन्ड में पैसा लगाता हूं तो ये मेरा कैश फ्लो रहेगा। मेरा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो है 6%, यानी कि मुझे 6% के हिसाब से रिटर्न चाहिए होती है। तो आपसे ये पूछा गया कि इसकी वैल्यू, इस बॉन्ड की वैल्यू आज की डेट में क्या है, यानी कि व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट यू कैन इन्वेस्ट इन दिस बॉन्ड। आप इस बॉन्ड में ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा लगा सकते हो ताकि आपको 6% की रिटर्न अचीव हो जाए। और बेटा 6% की रिटर्न अचीव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने इन कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, डिस्काउंट रेट रखना पड़ेगा 6%। और ये डिस्काउंटिंग करने बेटा हमारे को अच्छे से आता है, हमने कैपिटल बजटिंग के अंदर करा। कैसे करते हैं बेटा, ईयर 1 2 3 4 5 कैश फ्लो हमारे को कितना मिला था, पहले साल के अंत में आपको मिलेंगे 1,400 रुपए, 1,320 रुपए, 1,240, 1,160 और 1,080 मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ बेटा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 6%। इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट, तो बेटा 6% वाले फैक्टर जरा हम कैलकुलेटर पे निकाल लेते हैं। फैक्टर कैसे निकालते हैं जरा बताओ, फैक्टर्स। तो बेटा 1 डिवाइडेड बाय
1.06 पहला फैक्टर आ गया बेटा हमारे पास 0.9434, दूसरा फैक्टर बेटा 0.8889 बेटा 890 0.8396 0.7921 एंड 0.7473। तो बेटा ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। मल्टीप्लाई करते हैं जरा, 1400 मल्टीप्लाई बाय 0.9434, 1320 मल्टीप्लाई बाय 0.890, 1240 मल्टीप्लाई बाय 0.8396, 1160 मल्टीप्लाई बाय 0.7921 और 1080 मल्टीप्लाई बाय 0.7473। बेटा ये टोटल आ रही है इसकी प्रेजेंट वैल्यू 5263। तो बेटा मैं इस बॉन्ड के अंदर ज्यादा से ज्यादा 5263 रुपए लगा सकता हूँ। इस इन्वेस्टमेंट के लिए 5263 रुपीज मैक्सिमम इन्वेस्ट करूंगा अगर मुझे 6% की रिटर्न चाहिए, जबकि कंपनी 8% का इंटरेस्ट दे रही है। ऑब्वियसली मैं महंगा खरीदने के लिए तैयार हूं। तो बेटा 5263 हमारी वैल्यू आ रही है। आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है बेटा 5262.62 मेरा भी आ रहा है, 4.84 आ रहा है, तो राउंड ऑफ करके हमने 63 कर दिया। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन जो हमने करना है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 7th क्वेश्चन। बेटा 7th क्वेश्चन में हमारे पास इंफॉर्मेशन है। A company has paid a dividend of ₹1 per share of face value of ₹10 each। तो बेटा कंपनी ने ₹1 का डिविडेंड दे दिया ऑलरेडी। बेटा कंपनी हैज पेड लिखा हुआ है, तो पेड मतलब D0 है। तो ₹1 का बेटा हमने डिविडेंड दे रखा ऑलरेडी एंड एट अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। तो बेटा फेस वैल्यू ₹10 है लास्ट ईयर। इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 70% नेक्स्ट ईयर। बेटा ये गलत है, 70% नहीं हो सकता। तो 70% नहीं बेटा, 10% इसको बुक में करेक्ट कर लेना। तो बेटा 10% के हिसाब से आपका डिविडेंड ग्रो कर रहा है, ऐसा हमारे को सोल्यूशन भी बता रहा है कि भैया ये 10% की ग्रोथ है, 70% ग्रोथ गलत है वो। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल एट अ प्राइस इन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज ₹55। तो बेटा आपको मार्केट प्राइस पता है, तो बस इससे ज्यादा ज्ञान क्या चाहिए बेटा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का छोटा सा सवाल। इसको बेटा कौन सा मॉडल बोलते थे? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, या फिर इसका नाम होता है बेटा कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। और डिविडेंड पॉलिसी के अंदर इसका नाम था गॉर्डन मॉडल। D1 अपॉन मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ। तो D1 होता है बेटा नेक्स्ट डिविडेंड, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड। तो D1 कैलकुलेट कर लेते हैं। पिछला डिविडेंड बेटा ₹1 है और ग्रोथ का जो रेट है वो है 10%। तो अगला डिविडेंड आएगा बेटा ₹1.10। तो D1 अपॉन मार्केट प्राइस जो कि है 55 प्लस ग्रोथ 0.10। तो बेटा ये हो गया जी 20% आ रहा था। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू 20%। सॉरी कैलकुलेशन 1.1 डिवाइडेड बाय 55। ओह 0.02 है बेटा। तो 0.02 प्लस 0.10 12% आएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमने करना है 8th क्वेश्चन। तो बेटा 8th क्वेश्चन में हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो डॉक्टर नैनी हैड परचेज द शेयर ऑफ, कौन सी लंबी है, एलेक्सा,
वैल्यू जो भी है। तो बेटा ये लिमिटेड के हमने शेयर किए हैं 1000। He received a dividend for a period of 5 years at the rate of 10%. तो बेटा उसको हर साल 10% के हिसाब से डिविडेंड मिला है। At the end of the 5th year, he sold the shares of Alexa Limited for 1128 1128 रुपए के अंदर बेटा उसने शेयर बेच दिया है। 1000 में शेयर खरीदा था, 5 साल तक शेयर होल्ड करके रखा, हर साल उसको 10% डिविडेंड मिला और उसके बाद 1128 में बेच दिया। You are required to compute the cost of equity as per realized yield approach। अब बेटा ये realized yield approach क्या बेटा, कोई अप्रोच नहीं है, IRR है। मुझे क्या रिटर्न मिली, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंपनी की तरफ से, आपको क्या रिटर्न मिली, जरा पहले चित्र बना देता हूं बेटा। यहां पर इन्वेस्टर की तरफ से बात हो रही है। इन्वेस्टर का नाम हमने पढ़ लिया था नैंडी, और डॉक्टर नैंडी के बारे में पता नहीं, हिंदी बोल रहे हैं नैंडी बोल रहे हैं। तो बेटा डॉक्टर नैंडी की आपको रिटर्न कैलकुलेट करनी है 5 साल के लिए। 1000 रुपए के शेयर पे बेटा उसको 10% के हिसाब से हर साल डिविडेंड मिला है। 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए और 100 रुपए, टाइम 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 एंड टाइम 5, और 5वें साल के अंत में उन्होंने अपना यह शेयर बेच दिया 1128 रुपए। अब इस सवाल के अंदर बेटा अगर थर्ड क्वेश्चन की तरह आपसे ये पूछ ले जाए कि आप ज्यादा कितने पैसे नहीं लगा सकते हो, अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न ये चाहिए आपको, तो बेटा आप उस रेट के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू बता दो, आपके पास पता चल जाएगा जी जो भी पैसा मुझे इस इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला है उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी मैं उससे ज्यादा पैसे नहीं लगा सकता। लेकिन यहां पर वो आपसे ये नहीं पूछ रहा कितने पैसे लगाने, क्योंकि उसने आपको प्राइस तो बता ही रखा है कि ये जो बॉन्ड है, ये जो इन्वेस्टमेंट है, शेयर है सॉरी, ये जो इन्वेस्टमेंट है बेटा उसके लिए उसने 1000 रुपए ऑलरेडी दे दिए। तो इन्वेस्टर ने 1000 रुपए ऑलरेडी दे दिया, उसको ये कैश फ्लो मिल रहा है। तो बेटा अगर आपको कैपिटल बजटिंग याद आ रही हो तो IRR कैसे करते थे, इनिशियल कैश आउटफ्लो, ये ना हर साल का कैश इनफ्लो हमारे पास ये रे, आपको ढूंढना है बेटा अपना IRR। ठीक है, अब अपना IRR कैसे ढूंढूंगा बेटा, देखो 10% का तो मुझे हर साल डिविडेंड मिल ही रहा है, क्लियर कट। तो 10% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो साफ साफ है, तो 10% से कम तो मुझे मिल नहीं रहा। साथ में मैं देख रहा हूं कि 1000 लगा करके मुझे 1128 रुपए और मिल रहे हैं। ठीक है, तो बेटा मुझे क्या करना है इस सवाल के अंदर, मुझे क्या करना चाहिए, एक बेटा पहले मैं एक रफ आइडिया लगाऊंगा कि मेरी रेट ऑफ रिटर्न कैसी होगी। पहले क्या निकालेंगे बेटा, उसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ रिटर्न। क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ रिटर्न। इसके अंदर आप कॉस्ट ऑफ डेट वाला फॉर्मूला लगा के देखो बेटा, जो कंपनी की अगर कॉस्ट होगी वो इन्वेस्टर के लिए रिटर्न बन जाएगी। जरा कंपनी की कॉस्ट देखते बेटा, कंपनी की तरफ से सोचो, कंपनी के पास 1000 रुपए आए, कंपनी ने 5 साल तक 100 रुपए की रिटर्न दी और बाद में कंपनी ने उसको 1128 रुपए दे दिया, यानी कि रिडेम्पशन वैल्यू। अगर मैं कंपनी की तरफ से कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करूं बेटा, इसको मैं बोलता हूं यील्ड, जो मुझे रिटर्न मिल रही है बेटा ये है अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करो। इसके अंदर अभी मैं कोई प्रेजेंट वैल्यू की बात नहीं कर रहा, पहले मैं अप्रोक्सीमेट एक आइडिया ले रहा हूं कि रेट ऑफ रिटर्न क्या होगी, बाद में हम प्रेजेंट वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन में क्या है बेटा, वापस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक इन्वेस्टर है, 1000 रुपए लगाए हैं, हर साल का कैश फ्लो मिल रहा है, लास्ट में आपको अमाउंट अपनी मेच्योरिटी वैल्यू मिल रही है, यानी कि शेयर के रियलाइजेबल वैल्यू मिल रही है। आप ये जानना चाहते हो मुझे क्या रेट ऑफ रिटर्न मिला। बेटा अगर आप IRR के कॉन्सेप्ट लगाओगे, IRR के स्टेप क्या होते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, फेक पेबैक निकालते हो, फिर आप पीछे जाके टेबल में रेट सर्च करते हो, आप अपने रेट्स को फैला लेते हो, आपके पास लोअर रेट और हायर रेट आ जाता है। बेटा मैं उसी लोअर रेट और हायर रेट के लिए ही कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं रेट ऑफ रिटर्न, जो मुझे फाइनल चाहिए वो तो बाद में आएगी बेटा, मैं अभी लिख रहा हूं अप्रोक्सीमेट। कंपनी की जो कॉस्ट होगी, फिलहाल मैं एक कंपनी की कॉस्ट को अपनी रिटर्न का आइडिया मान के चल रहा हूं। कैसे, हर साल का बेटा जो इंटरेस्ट है, डिविडेंड वो तो 100 रुपए मिल ही रहा है, प्लस RB माइनस NP, बेटा कंपनी की तरफ से बात कर रहा हूं इसलिए RB माइनस NP बोल रहा हूं, डिवाइडेड बाय लाइफ अपॉन RB प्लस NP बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो उसके बाद बेटा अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आएगा 128 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 1228 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 2, तो बेटा MRC डिवाइडेड बाय, तो क्या है बेटा 11.80%, 11.80%। ये एक अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ रिटर्न है। तो बेटा 11.80%, ये मेरे पास अप्रोक्सीमेट रिटर्न आ रही है। तो बेटा मैं मान के चल सकता हूं मेरी रिटर्न या तो 11% या फिर 12% के आसपास है। ये भी सिर्फ आइडिया लगाने के लिए, आपको नहीं लगाना बेटा आप इसका इस्तेमाल ही मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस इतने प्रोसेस को इग्नोर कर सकते हो।
क्या कर लेना बेटा, 10% तो आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल रही है ना, तो 10% अपना पहला रेट ले लो, उसके हिसाब से एनपीवी निकाल लो। अगर एनपीवी पॉजिटिव आ गई तो बेटा आप अपने रेट को आगे ढूंढने लग जाना। आईआरआर के अंदर क्या होता था, एक लोअर रेट होता था, एक हायर रेट होता था। लोअर रेट पे एनपीवी पॉजिटिव होती है, हायर रेट पे एनपीवी नेगेटिव होती है, राइट। तो लोअर रेट पे मुझे एनपीवी पॉजिटिव चाहिए, हायर रेट पे एनपीवी मुझे नेगेटिव चाहिए। अगर मैं इस वाली कैलकुलेशन को नहीं करता और मैं सिर्फ 10% के हिसाब से डिस्काउंटिंग करके एनपीवी निकाल लेता हूं, तो बेटा अगर वो एनपीवी पॉजिटिव आ गई तो इसका 10% आपका लोअर रेट है। फिर अपना हायर रेट के लिए आप 2-3%, 4%, 5% आगे जाकर के अपना हायर रेट मिल जाएगा आपको। आप इस कैलकुलेशन को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन मैंने बेटा ये कैलकुलेशन कर लिया ताकि एक आइडिया लग जाए कि मेरा फाइनल रेट ऑफ रिटर्न किसके आसपास है। तो वो 12 के आसपास ज्यादा नजर आ रहा है, तो मैं 12% का रेट ऑफ रिटर्न लेकर के एनपीवी कैलकुलेट कर रहा हूं। 12% का रेट ऑफ रिटर्न लेकर के अपनी एनपीवी कैलकुलेट कर रहा हूं। अगर एनपीवी पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब 12% लोअर रेट हो जाएगा। हायर रेट के लिए मैं 1-2% आगे चला जाऊंगा। अगर 12% पे एनपीवी नेगेटिव आ गई तो मैं 11% पे पॉजिटिव एनपीवी निकालने की कोशिश करूंगा और मेरा आईआरआर मुझे मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली वो दो रेट कंफर्म करने के लिए ये एक अप्रोक्सीमेट रिटर्न निकाली है। नहीं निकालनी तो इग्नोर कर सकते हो, सीधा 10% के रेट पे अपनी पहली एनपीवी कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बेटा मैं आईआरआर निकालने के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं, मैं रेट ले रहा हूं बेटा, ये 11.80 आ रहा है, तो मैं 12% का रेट लेकर के चल रहा हूं राइट। इनफ्लो, तो बेटा जो कैश फ्लो है इन्वेस्टर को मिल रहा है 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए। अरे यार इससे भी आसान काम हो जाएगा। मैं बेटा 12% का रेट लेकर के चल रहा हूं। पीवीसीआई एट 12%। हर साल 100 रुपए बेटा जब कांस्टेंट आता है तो उसको हम एन्युटी बोल देते हैं, और एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू होती है पीवीएफ वाले फैक्टर से, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। रेट बेटा मैं 12% ले रहा हूं, 11.80 आ रहा है, राउंड ऑफ करके 12, 11.20 होता तो मैं 11 ले लेता। 12% साल 5। इसके अलावा लास्ट में बेटा आपको 1128 मिलेंगे, क्योंकि ये पैसा एक ही बारी मिल रहा है तो इसके ऊपर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगेगा। ऐसी बेटा कैलकुलेशन हमने कई बारी करी है कैपिटल वेस्टिंग वाले चैप्टर के अंदर। 12% 5वां साल, तो बेटा मैं टेबल बना के भी कर सकता था, उससे भी सेम आंसर आता, लेकिन यहां पर जब एक ही बारी में कैलकुलेशन हो सकती है पीवीएफ लगा के, तो हम वो कर लेते हैं। तो पहले 12% 5 साल का फैक्टर 1/1.12, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो बेटा 5वें साल का जो फैक्टर है वो तो है 0.567, 1128 मल्टीप्लाई है 0.567, और 100 रुपए मल्टीप्लाई है 5 साल का टोटल जो फैक्टर है बेटा वो है 3.605। तो जरा इसको मल्टीप्लाई करके टोटल कर देते हैं बेटा। 3.605 मल्टीप्लाई 100 एंड 1128 मल्टीप्लाई 0.567, तो टोटल वैल्यू बेटा टोटल वैल्यू सीधा 1000 ही आ रही है। पीवीसीआई माइनस में पीवीसी, बेटा इस वाले सवाल में तो जैकपॉट लगता है, ना पॉजिटिव आ रही है ना नेगेटिव आ रही है, लगाई भी 1000 है, पीवीसीआई भी 1000 रुपए ही आ रही है। एनपीवी आ जाएगी बेटा 0, और जहां पर एनपीवी 0 होती है बेटा वही तो आईआरआर होता है। अगर एनपीवी पॉजिटिव आ जाती तो मैं बोलता है ये 12% हमारा लोअर रेट है बेटा, मैं हायर रेट के लिए 13% पे चला जाता है या 14% पे चला जाता। अगर 12% पे एनपीवी नेगेटिव आती तो मैं बोलता 12% हमारा हायर रेट है, मुझे लोअर रेट की तरफ जाना है, क्योंकि लोअर रेट पे एनपीवी पॉजिटिव होती है, हायर रेट पे एनपीवी नेगेटिव होती है। लेकिन ये सवाल हमारे ऊपर एहसान करने के तरीके से बनाया हुआ है ताकि एक ही बारी में एनपीवी 0 आ जाए। ठीक है बेटा, मैं फिर से बता रहा हूं, क्या सर हमारे को ऐसा हमेशा करने की आवश्यकता है? बेटा करना चाहिए ताकि एक आइडिया लग जाए। देखो मान लो अगर तुमने ये कैलकुलेशन नहीं करी होती, सपने में भी नहीं आ सकता 12% पे डिस्काउंटिंग करनी है, तो मुझे क्या, फिर मैं क्या करता, मैं 10% का जो मुझे रिटर्न मिल रहा है मैं उसके हिसाब से एनपीवी निकालता, एनपीवी पॉजिटिव आती, फिर मैं 2-3% आगे जाता, 13%, 14% पे एनपीवी निकालता, एनपीवी नेगेटिव आती, फिर मुझे आईआरआर का फॉर्मूला लगाना था। ठीक है, और बेटा इस सवाल में ऐसा हो रहा है कि एनपीवी एक बारी में 0 आ रही है। पेपर में हो सकता है ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसपे एनपीवी पॉजिटिव आएगी, तो आपको अपना आईआरआर का पूरा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। आपने एक बार अपना रेट निकाल लिया, उस रेट के हिसाब से अपने अंदाजे के हिसाब से एनपीवी निकाल लिया। अगर मान लो यहाँ पे एनपीवी पॉजिटिव होती तो मैं एक और रेट के हिसाब से एनपीवी निकालता, वो एनपीवी नेगेटिव आनी चाहिए। फिर मैं लोअर रेट और हायर रेट के बीच में अपना यूनिटरी मेथड लगाता। बेटा क्या फॉर्मूला होता था आईआरआर का? आईआरआर का फॉर्मूला होता था लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट अपॉन एनपीवी एट लोअर रेट माइनस में एनपीवी एट हायर रेट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आर। तो आपको आईआरआर का फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है, इस वाले सवाल में नहीं लगाना पड़ा। क्वेश्चन को थैंक यू बोलो और आगे बढ़ो। तो अगला सवाल जो हम करेंगे बेटा वो है क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास इंफॉर्मेशन है, कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग द फॉलोइंग डेटा बाय यूजिंग बुक वैल्यू वेट एंड मार्केट वैल्यू वेट। तो बेटा हमने सीखा था जब आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो वेटेड एवरेज बुक वैल्यू के हिसाब से भी, मार्केट वैल्यू के हिसाब से भी, लेकिन इससे मेरे ओरिजिनल कॉस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सिर्फ वेट कैलकुलेट करने के लिए काम आएंगे और फॉर्मूलों पर इनका कोई प्रभाव नहीं है। अच्छा एक बात ध्यान रखो, एक बात ये बड़ी जरूरी है, जब आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हो, चाहे आप कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट कर रहे हो, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेट कर रहे हो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर रहे हो, कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेट करने के लिए बेटा हम फॉर्मूले में नेट प्रोसीड्स का इस्तेमाल करते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए बेटा हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मार्केट प्राइस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमने एक नोट लिखा था कि अगर हमारे को नेट प्रोसीड्स मिलेगी तो नेट प्रोसीड्स का इस्तेमाल करना है। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में नेट प्रोसीड्स है तो बेटा पहले आपको नेट प्रोसीड्स इस्तेमाल करनी है। अगर नेट प्रोसीड्स नहीं मिलती तो बेटा उसके बाद फिर आप कहां पर जा सकते हो? मार्केट प्राइस पे जा सकते हो। लेकिन अगर मार्केट प्राइस भी नहीं मिलता तो फिर मैं बेटा फेस वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट कर सकता हूं। ध्यान रखना बेटा, पहले किसको रैंक है? नेट प्रोसीड ढूंढना है। अगर नेट प्रोसीड नहीं मिलता तो मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस भी नहीं मिलता तो फेस वैल्यू। तो हमारे पास क्वेश्चन मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इज एज अंडर। बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारे पास डिवेंचर है 5 लाख रुपए की 100 रुपीज वाले, तो 5000 डिवेंचर हो गए। प्रेफरेंस शेयर है बेटा 100 रुपए वाले हमारे पास 5 लाख के, ये भी 5000 हो गए। इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले हैं 10 लाख रुपए के, तो 1 लाख इक्विटी शेयर है। द मार्केट प्राइस ऑफ दीज सिक्योरिटीज आर। बेटा डिवेंचर का मार्केट प्राइस चल रहा है 105 रुपए, प्रेफरेंस शेयर चल रहा है मार्केट में 110 रुपए का और इक्विटी शेयर चल रहा है 24 रुपए का। तो हर सिक्योरिटी की फेस वैल्यू आपको ऊपर मिल गई, हर सिक्योरिटी का मार्केट प्राइस भी आपको मिल गया। लेकिन क्वेश्चन आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रही है, 100 रुपए वाला जो डिवेंचर है ₹100 पर डिवेंचर, रिडीमेबल एट पार, 10% कूपन रेट, 10% वाला जो कूपन रेट है, 4% फ्लोटेशन कोस्ट। फ्लोटेशन कोस्ट अगर मिल गई तो इसका मतलब नेट प्रोसीड्स मिल गई बेटा। तो बेशक से मुझे मार्केट प्राइस भी दे रखा है, मुझे फेस वैल्यू भी दे रखी है, लेकिन क्वेश्चन में आपको आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में नेट प्रोसीड्स का ज्ञान दे दिया, तो बेटा आपको नेट प्रोसीड्स ही लगानी है। ऐसे ही बेटा 10 साल की लाइफ दे रखी है, ऐसे ही बेटा आपको प्रेफरेंस शेयर के साथ बताया कि 100 रुपए वाला प्रेफरेंस शेयर है, 5% कूपन रेट है और 2% की फ्लोटेशन कोस्ट लगती है, यानी कि 98 रुपीज में वो इशू होता है और 10 साल की मैच्योरिटी है। इक्विटी शेयर के ऊपर 4 रुपए की फ्लोटेशन कोस्ट है, जो 24 रुपए का मार्केट प्राइस दे रखा था उसके ऊपर 4% 4 रुपए की फ्लोटेशन कोस्ट होगी, तो 20 रुपए का नेट प्रोसीड्स आने वाला है। मार्केट प्राइस ₹24 पर शेयर है आपको। द नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज ₹1, तो बेटा D1 हमारे को प्रोवाइड कर दिया ऑलरेडी ग्रोथ के साथ। With annual growth rate of 5%, the firm has practice of paying all earnings in the form of dividend. तो बेटा जितना भी पैसा हम कमाते हैं सारा का सारा डिविडेंड की फॉर्म में बांट देते हैं। ये लाइन सरासर गलत है, क्वेश्चन में लिखी हुई है, इग्नोर कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन तो करना ही है, लेकिन बेटा ये गलत है। डिविडेंड पॉलिसी वाला चैप्टर अगर थोड़ा सा भी याद हो तो बेटा हमने वहां पे सीखा था गॉर्डन मॉडल में ग्रोथ होता था B/R, रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन कह रहे थे आप कुछ भी पैसा बचाते हैं, जितना कमाते हो सारा का सारा बांट देते हो, यानी कि रिटेंशन 0 है। बेटा अगर रिटेंशन 0 है ना तो ग्रोथ भी 0 होगी। अगर बचाया नहीं है तो ग्रोथ हो ही नहीं सकती। लेकिन इस वाले सवाल में ग्रोथ रेट भी दे रखा और आगे फिर इंग्लिश ही बोल रहा है कि भैया जितना ही पैसा हम कमाते हैं वो सारा का सारा बांट देते हैं। तो लाइन गलत है क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन कोई बात नहीं, एग्जामिनर को बता देना बेटा अपना ज्ञान नीचे लास्ट में लिख देना कि ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में डिटेल है तो हम क्वेश्चन कर तो रहे हैं, बेटा हम क्वेश्चन करेंगे जो ग्रोथ रेट दे रखा है, लेकिन ये गलत है इंफॉर्मेशन। तो और आपको दे रखा है टैक्स करेक्ट 50%। चलो अब मुझे केओ कैलकुलेट करने से पहले हर सोर्स की कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए बेटा, उसके बाद हम केओ कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे। तो हर सोर्स की कॉस्ट निकालने के लिए बेटा केडी, केपी और केई। तो सबसे पहले केडी, इंटरेस्ट ब्रैकेट 1 माइनस टी। तो बेटा इंटरेस्ट का रेट है 10%, 100 रुपए वाले डिवेंचर है, तो इंटरेस्ट ब्रैकेट 1 माइनस टी प्लस आरबी। बेटा रिडेम्पशन वैल्यू को नहीं बता रही तो फेस वैल्यू माइनस में नेट प्रोसीड। जरा नेट प्रोसीड बताओ क्या होनी चाहिए? फर्स्ट पॉइंट में लिखी हुई एडिशनल इंफॉर्मेशन में
₹100 वाला डिवेंचर है, पार पे इशू होगा, लेकिन 4% फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो बेटा 96। ₹100 के ऊपर 4% फ्लोटेशन कॉस्ट लग जाएगी, तो कितने पैसे में इशू होगा डिवेंचर? 96 में। तो आरबी माइनस में एनपी डिवाइडेड बाय लाइफ, लाइफ है बेटा 10 साल, होल डिवाइडेड बाय आरबी प्लस एनपी बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। बेटा ये हो गया जी हमारे पास 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10, 100 माइनस 96 डिवाइडेड बाय 10, 100 प्लस 96 डिवाइडेड बाय 2, 5.51%। उसके बाद बेटा आपको चाहिए केपी, तो के कैलकुलेट कर लेते बेटा। यहाँ पर के का फॉर्मूला हमारे पास है बेटा D1, और डिविडेंड अगला अगला आपको दे रखा बेटा ₹1 का। मार्केट प्राइस है बेटा हमारे पास 24, लेकिन क्योंकि मेरे पास नेट प्रोसीड्स की इंफॉर्मेशन है तो बेटा मैं नेट प्रोसीड्स लगाऊंगा, प्लस ग्रोथ रेट, ग्रोथ का रेट है 5%, 1 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 10% आया। फिर बेटा मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल का भी इंफॉर्मेशन है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल के लिए बेटा मेरे पास डिविडेंड का रेट लिखा बेटा 5% डिविडेंड प्लस आरबी माइनस एनपी, बेटा फ्लोटेशन को 2% थी, तो एनपी डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय आरबी प्लस एनपी बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेटा जब इसको सॉल्व करोगे तो केपी भी आ जाएगा, तो 5 प्लस 100 माइनस 98 डिवाइडेड बाय 10, 100 प्लस 98 डिवाइडेड बाय 2, 5.25% आ रहा है। चलो तो बेटा केडी आ गया, केई आ गया और केपी आ गया। जीके वो कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज कैलकुलेट करनी है बेस्ड ऑन बुक वैल्यू वेट्स एंड मार्केट वैल्यू वेट्स। तो बेटा केओ कैलकुलेट करने के लिए पहले बुक वैल्यू वेट्स का इस्तेमाल करते हैं। सोर्स बेटा फॉर्मेट क्या होता था? सोर्स इक्विटी है, प्रेफरेंशियल है और डेट है। बुक वैल्यू बेटा जो बैलेंस शीट में आपको ऊपर दे रखी है, इक्विटी 10 लाख और दोनों 5-5 लाख होते हैं। तो बेटा 10 लाख, 5 लाख और 5 लाख, टोटल हो गया बेटा 20 लाख। वेट्स 10 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख करके बेटा 0.5, 5 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख करके आएगा बेटा 0.25 टोटल वेट होता है 1। कॉस्ट बेटा आपने इंडिविजुअल सोर्स की कॉस्ट ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है। इक्विटी की कॉस्ट आई थी बेटा हमारे पास 10% और प्रेफरेंशियल की कॉस्ट है बेटा 5.25, डेट की कॉस्ट है 5.51। तो वेट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट तो आ जाएगा बेटा मेरे पास क्यू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 5.25, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 5.51, 7.69% आ रहा है बेटा। और बेटा ये है बुक वैल्यू वेट्स के साथ। सेम काम आप कर सकते हो मार्केट वैल्यू वेट्स के साथ। बेटा कॉस्ट तो यही रहेगी, मैं बुक वैल्यू की जगह मार्केट वैल्यू वाले वेट लिख रहा हूँ। पहले मार्केट वैल्यू लिखते हैं, फिर मार्केट वैल्यू के हिसाब से वेट निकालेंगे और फिर वेट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट करोगे तो क्यू आ जाएगा। तो मार्केट वैल्यू बेटा डिवेंचर हमारे पास थे 5000 डिवेंचर और एक डिवेंचर मार्केट में चल रहा है 110 रुपए, 105 रुपए का। तो 5,25,000 की बेटा मार्केट वैल्यू 5.25। प्रेफरेंस शेयर है बेटा हमारे पास 5,000 और एक चल रहा है 110 रुपए का 5.50। बेटा डिवेंचर है 5.25, प्रेफरेंस शेयर है 5.50। इक्विटी का प्राइस चल रहा है मार्केट में 24 रुपए का। तो बेटा 1 लाख शेयर है 24 रुपए के हिसाब से 24 लाख। तो 24 प्लस 5.5, 5.25 टोटल वैल्यू होगी बेटा 34.75। तो वेट्स कैलकुलेट करते हैं 24 डिवाइड बाय 34.75, 0.691, 5.5 डिवाइडेड बाय 34.75, 0.5158, 5.25 divided by 34.75, 0.151,
बेटा वेट्स भी आ गया, वेट मल्टीप्लाई बाय कोस्ट, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 0.691, 5.25 मल्टीप्लाई बाय 0.158 and 5.51 मल्टीप्लाई बाय 0.151, बेटा यार 8.57। तो बुक वैल्यू वेट्स के हिसाब से क्या हुआ बेटा 7.69% और मार्केट वैल्यू वेट्स के हिसाब से क्या हुआ है 8.57%। बेटा ये आंसर बिल्कुल ठीक है, हमारा मैच कर रहा है बुक के साथ। अगला क्वेश्चन हम करेंगे बेटा 13th क्वेश्चन। बेटा ये 12th क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम करेंगे 13th। बेटा 13th क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हमारे पास है, XYZ लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी ऑप्टिमम ऑन 31st मार्च 2018। तो बेटा हमारे हिसाब से जो कैपिटल स्ट्रक्चर करंटली चल रहा है ये बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर है। बेटा इस लाइन की एक इंप्लीकेशन है कि अगर मेरे पास जो करंट कैपिटल स्ट्रक्चर है अगर वो ऑप्टिमम है, इसका मतलब अगर मुझे कुछ और पैसे अरेंज करने पड़े मार्केट से तो मैं इसी रेशियो में करूंगा। अगर मेरा करंट कैपिटल स्ट्रक्चर मुझे कोई वेट बता रहा है 50% इक्विटी, 30% डेट एंड 20% प्रेफरेंस शेयर, तो करंट कैपिटल स्ट्रक्चर के जो रेशियो जो वेट है उसी रेशियो में मैं नए पैसे अरेंज करूंगा अगर क्वेश्चन ने खुद से कोई रेशियो नहीं बताई। तो अगर क्वेश्चन बताता है कि आपका जो करंट कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है, इसका मतलब सवाल में अगर आपने और पैसे अरेंज करने हैं और क्वेश्चन आपको नहीं बताता कि कितने पैसे कौन से सोर्स से आएंगे, तो आप टोटल रिक्वायरमेंट को एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर की जो वेट है रेशियो है उसी रेशियो में अरेंज करोगे। ठीक है, मतलब मैं अपने वेट्स अपनी रेशियो चेंज नहीं करने वाला कैपिटल स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन ने मुझे एग्जिस्टिंगली दे रखा है जी 14% डिवेंचर है 30,000 के, 11% प्रेफरेंस शेयर है 10,000 के और टोटल इक्विटी है 1,60,000 की, टोटल वैल्यू होगी 2 लाख। तो इस 2 लाख के अंदर से बेटा क्लियर नजर आ रहा है कि 80% पैसा तो इक्विटी का है, 5% पैसा प्रेफरेंस शेयर से आ रहा है और 15% पैसा डिवेंचर से आ रहा है। अगर क्वेश्चन ने आगे और पैसे अरेंज करे, अगर अरेंज करे और क्वेश्चन ने आपको नहीं बताया कि किस रेशियो में अरेंज करें, तो बेटा आप इसी रेशियो में अरेंज करोगे। टोटल फंड्स को 80% इक्विटी से आएगा, 5% प्रेफरेंस शेयर से आएगा और 15% डिवेंचर से आएगा। The company share has a market price of ₹23.60. Next year dividend per share is 50% of the year 2018 EPS. तो बेटा 2018 की जो EPS है उसका 50% अगले साल का डिविडेंड होगा, यानी कि D1। तो मुझे मार्केट प्राइस मिल गया, मुझे D1 भी मिल गया। The following is the trend of EPS for the preceding 10 years। तो बेटा पिछले 10 साल की EPS हमारे को दे रखी है 2009 से लेकर के 2018 तक। अच्छा, तो कंटिन्यू इन फ्यूचर। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखो, बेशक 10 साल का डेटा दे रखा है लेकिन इन 10 साल के बीच में जो गैप बनता है वो 9 साल बनता है। 10 साल दे दो रखे, 2010 से स्टार्ट कर रहे हो और 2009 से स्टार्ट कर रहे हो और 2018 तक जा रहे हो, तो बीच में यहां से आप पहला पॉइंट डालोगे, यहां पे आप 10वां पॉइंट डालोगे, तो बीच में जो साल बनेंगे ना वो 9 बनेंगे। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो टाइम जाता है ना वो 9 ईयर्स है, 10 ईयर्स नहीं है। तो 10 वैल्यू जरूर दे रखी है लेकिन बीच में जो गैप है वो 9 साल का है। 2018 से 2009 माइनस करोगे तो 9 ही साल बनेगी। तो 9 साल का डेटा दे रखा है बेटा, जिसमें मुझे नजर आ रहा है कि मेरी अर्निंग लगातार ग्रो कर रही है। 1 से 1 रुपए 10 पैसे हो गए, 1 रुपए 21 पैसे 1.33। बेटा क्लियर करिए 10% का ग्रोथ है, लेकिन फिर भी ये ग्रोथ रेट मुझे कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। वैसे तो साफ साफ नजर आ रहा है कि वो 10% का ही ग्रोथ चल रहा है, लेकिन ये कैलकुलेट करके दिखाएंगे बेटा हम ग्रोथ। साथ में बेटा आपको दे रखा है कंपनी इश्यूज न्यू डिवेंचर कैरिंग 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो नए वाले जो भी डिवेंचर हम इश्यू करने वाले वो 16% वाले होंगे। करंट मार्केट प्राइस डिवेंचर का चल रहा है 96। तो बेटा मैंने अभी हमने पीछे देखा था नेट प्रोसीड मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मार्केट प्राइस पे इशू करेंगे और मार्केट प्राइस भी नहीं मिलता तो फेस वैल्यू पे करेंगे। प्रेफरेंस शेयर का बेटा चल रहा है मार्केट में 9.20 रुपीज, एनुअल डिविडेंड है 1.10। तो 9 रुपए 20 पैसे वाले प्रेफरेंस शेयर है जिसके ऊपर 1 रुपए 10 पैसे का डिविडेंड जाता है। हमने इशू कर दिया था कंपनी इज इन 50% टैक्स ब्रैकेट, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ न्यू डेट न्यू प्रेफरेंस शेयर
एनयू इक्विटी। तो बेटा पहले तो केडी, केपी और केई कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो पहले हम जरा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए 13, तो बेटा हम क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 13 है कॉस्ट ऑफ डेट, प्रेफरेंशियल एंड इक्विटी कैलकुलेट करना है बेटा। 13 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कॉस्ट ऑफ डेट। तो बेटा डिवेंचर जो है हमारे पास, रिडेम्पशन के बारे में क्वेश्चन ने कोई ज्ञान नहीं दिया हमारे को, तो सीधी सीधी कैलकुलेशन करेंगे बेटा। डिवेंचर के बारे में लिखा हुआ था कि 16% का इंटरेस्ट रेट है और डिवेंचर इशू होगा 96 रुपीज में। तो इंटरेस्ट ब्रैकेट 1 माइनस टी, टैक्स करेगा बेटा 50% अपॉन नेट प्रोसीड्स होना चाहिए बेटा। नेट प्रोसीड्स क्वेश्चन में नहीं दे रखी, तो मार्केट प्राइस का इस्तेमाल करो 96 रुपीज मल्टीप्लाई 100। बेटा अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगी बेटा हमारे पास 16 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 96%। तो बेटा सॉरी ये आ रहा है 8.33%। उसके बाद बेटा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैलकुलेट करना है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल के बारे में हमारे को मिला था बेटा, हमारे को 1.10 का डिविडेंड देना है। डिविडेंड कोई टैक्स सेविंग नहीं होती बेटा डिविडेंड से। और जो नेट प्रोसीड्स है बेटा वो था 9.2 डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड नहीं है तो मार्केट प्राइस का इस्तेमाल कर रहा हूं बेटा मैं, 1.10 डिवाइडेड बाय 9.2, तो बेटा ये आ रहा है 11.96%। उसके बाद बेटा मुझे चाहिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए फॉर्मूला है बेटा D1 अपॉन नेट प्रोसीड्स या फिर मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ। तो क्वेश्चन में बेटा मेरे पास मार्केट प्राइस दे रखा है, नेट प्रोसीड्स की इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन मार्केट प्राइस था 23 रुपए 60 पैसे 23.60। और ग्रोथ कैसे मिलेगी बेटा, पहले मैं ग्रोथ की कैलकुलेशन यहाँ पे दिखा देता हूँ। बेटा आपको ये पता है कि टाइम 0 यानी कि 2009 और टाइम 9 यानी कि 2018, साल 10 है लेकिन टाइम जो बीच में है वो 9 ईयर्स का है। तो 1 रुपए से अर्निंग बढ़ के होगी 2 रुपए 36 पैसे। तो बेटा जो चीज कभी दो यानी कि 2009 की अर्निंग थी 1 रुपए, वो 2018 की अर्निंग होगी बेटा 2 रुपए 36 पैसे। आपको ग्रोथ ढूंढना है, किस रेट से ये ग्रो किया होगा, किस रेट से ये ग्रोथ है। बेटा बड़ा सिंपल काम है, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट का छोटा सा फॉर्मूला लगाओ, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस r टू द पावर n। आपको पता है कि बाद में 2 रुपए 36 पैसे वैल्यू हो गई है। शुरू कितने से किया था, 1 रुपए से। रेट आपको नहीं पता लेकिन साल तो आपको पता है 9 ईयर्स है। तो बेटा इसको डिवाइड करते हैं 2.36, 9 इस तरफ आ जाएगा, 1/9 हो जाएगी बेटा पावर यहां पर आ जाएगी। और 1/9 को सॉल्व कैसे करते हैं चलो बताओ। 1/9 हो बेटा 1/99 हो चाहे 1/99999 व्हाटएवर वैल्यू। 1/n को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, कैलकुलेटर में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेप, हमने पहले शायद कभी ना कभी डिस्कस किया हुआ है, नहीं किया तो इसको नोट करना। कभी भी अगर आपको सॉल्व करना है x की पावर 1/n, तो यहाँ पर है बेटा 2.36 पावर 1/n यानी कि 1/9। तो मैं इसको कैसे करूंगा बेटा, सबसे पहले 2.36 यानी कि x का लिए आपको 12 टाइम्स स्क्वायर रूट करना है। फर्स्ट स्टेप 12 टाइम्स स्क्वायर रूट, तो 2.36 स्क्वायर रूट करो बेटा 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर बेटा अगला स्टेप डिवाइडेड बाय n, सॉरी -1 होगा फिर डिवाइडेड बाय n। तो -1 डिवाइडेड बाय n, n हमारे पास कितना है बेटा फिलहाल 9, तो डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 जो माइनस हुआ बेटा उसको प्लस करो। आखिरी स्टेप बेटा मल्टीप्लाई इक्वल टू दोनों 12 टाइम्स। बेटा ये देखने में बड़ी लंबी कैलकुलेशन लगती है लेकिन जब करने लगते हैं ना तो उसके ये 30 सेकंड के अंदर अंदर कैलकुलेट हो जाता है सारा। तो +1 मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू 12 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये आ रहा है बेटा 1.100। जब आप इस सारे स्टेप्स को सॉल्व कर लोगे
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.36 पावर 1/9 की 1.10। तो 1 माइनस कर दूंगा तो बेटा आ जाएगा 0.10, दैट इज 10%। तो अगर कभी रेट ऑफ ग्रोथ ना दे रखा हो लेकिन पिछले कई सालों का डेटा दे रखा है तो आप बेटा उसे रेट ढूंढ सकते हो। वैसे 10% एविडेंट था, 1 से लेकर के 1.10 हो रहा है बेटा, हर साल 10% की ग्रोथ है, लेकिन ये ग्रोथ आपको कैलकुलेट करके दिखानी है, बिना कैलकुलेट करे कोई काम नहीं हो सकता। तो 10% की ग्रोथ आ रही है बेटा, हमने कैलकुलेट कर दी। इन्हीं स्टेप से बेटा आप कभी भी कैलकुलेट करना 1/x टू द पावर 1/n, कोई भी n की वैल्यू हो सकती है यहाँ पर। तो आप उसको सॉल्व करने के लिए 5 स्टेप लगाओगे। सबसे पहले x का पारावारी स्क्वायर रूट करना है, -1 करना है, डिवाइडेड बाय n प्लस 1 और मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू 12 टाइम, दोनों बाराबारी मल्टीप्लाई इक्वल टू। तो अभी मेरे पास ग्रोथ आ गया है, ग्रोथ का रेट वो आ रहा है 10%। जरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी लिखते हैं बेटा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला बनेगा अगले साल का जो डिविडेंड है D1 वो होना था बेटा पिछले साल यानी कि 2018 की अर्निंग का हाफ, ₹2.36 का हाफ होता है ₹1.18 अपॉन मार्केट प्राइस 23.60 प्लस ग्रोथ, तो 5% 15% बेटा आ रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो फर्स्ट पार्ट तो बेटा हमारा कंप्लीट हो गया जिसमें हमसे उसने कैलकुलेशन मांगी सभी सोर्सेज की। फिर क्वेश्चन कहना जी आप मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर दो व्हेन नो न्यू शेयर्स आर इशूड। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेटा ये पॉइंट बड़ा ध्यान से सुनने वाला है। मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या होता है बेटा, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल जो पैसे आप नए लेकर के आओगे उसकी कॉस्ट आप मुझे कैलकुलेट कर दो। जो पैसे नए लेके आओगे यानी कि एग्जिस्टिंग कैपिटल के जो पैसे हैं उसको फिलहाल छोड़ दो, जो भी नए फंड्स आएंगे उसके लिए केओ कैलकुलेट करो। अब एक बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ने बेटा आपको नए फंड्स कितने लाने ये नहीं बताया, क्वेश्चन ने आपको ये भी नहीं बताया किस रेशो में लाने, तो रेशो हम कौन से वाली फॉलो करेंगे। क्वेश्चन की पहली लाइन को सीरियस लो, उसने क्या बोला था, ऑप्टिमम है कैपिटल स्ट्रक्चर, करंट कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है बेटा। अगर वो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है तो उसी रेशो में पैसा आएगा 85% इक्विटी, 5% प्रेफरेंस, सॉरी 80% इक्विटी, 5% प्रेफरेंस शेयर एंड 15% डेट, उसी रेशो में पैसा आने वाला है। यानी कि वेट तो फिक्स है मेरे, और उस वेट के ऊपर कॉस्ट कितनी लगेगी, ये भी बेटा नई वाली इक्विटी की कॉस्ट, नई वाले प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट और नए वाले डेट की कॉस्ट भी मेरे पास है। तो मेरे पास वेट भी है, मेरे पास कॉस्ट भी है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ कैलकुलेट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन नो न्यू शेयर्स आर इशूड, व्हेन नो न्यू शेयर्स आर इशू। तो बेटा अगर आपने कोई भी नए शेयर इशू नहीं करे तो उस केस में आप अपनी केओ कैलकुलेट करो। बेटा अगर मैं नए शेयर इशू नहीं करता तो इसका मतलब है कि आप जो भी आपके पास, देखो बेटा शेयर तो इशू नहीं करने, आपके पास जो भी 100% पैसा आएगा उसमें से आपको 80% तो इक्विटी से चाहिए। अब इस इक्विटी में दो चीजें हो सकती हैं, शेयर कैपिटल भी हो सकती है और रिटेन अर्निंग भी हो सकती है। अगर याद हो तो बेटा रिजर्व एंड सरप्लस इक्विटी का ही पार्ट है। तो 80% पैसा आपको इक्विटी से चाहिए, 5% पैसा आपको किससे चाहिए, प्रेफरेंस शेयर से चाहिए, और 15% पैसा आपको डेट से चाहिए। लेकिन जो इक्विटी का 80% हिस्सा है बेटा वो शेयर कैपिटल भी हो सकती है, वो रिटेन अर्निंग भी हो सकती है। वो कह रहा है जी आपको कोई नई शेयर कैपिटल इशू नहीं करनी बेटा, मुझे कोई नई शेयर कैपिटल इशू नहीं करनी, यानी कि जो भी इक्विटी वाला पोर्शन होगा वो सारा का सारा कहां से आएगा, रिटेन अर्निंग से। जो भी इक्विटी शेयर वाला पोर्शन होगा वो सारा का सारा कहां से आएगा, रिटेन अर्निंग से। अब आप याद करो बेटा कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का क्या फॉर्मूला होता है। सर हमने कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का फॉर्मूला सीखा था जब टैक्स दे रखा होता है पर्सनल, तो फॉर्मूला होता था केई ब्रैकेट में 1 माइनस टीपी ब्रैकेट 1 माइनस बी, टैक्स नहीं होता तो सीडीटी बिफोर 1 अक्टूबर 2014 फ्रॉम 1 अक्टूबर 2014 वाले फॉर्मूले थे। लेकिन बेटा ना तो इस सवाल में टीपी दे रखा है, ना ही सीडीटी दे रखा है, ना ही ब्रोकरेज दे रखी है, और ना ही नेट प्रोसीड दे रखी है अभी तक। तो इसका मतलब केई और केआर दोनों बराबर है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और रिटेन अर्निंग्स दोनों बराबर है। लेकिन जब आप वेटेड एवरेज कैलकुलेट करोगे तो आप शेयर कैपिटल लिखेंगे, क्या लिखना, रिटेन अर्निंग, क्योंकि क्वेश्चन ने अभी फर्स्ट इस वाले पार्ट के अंदर मना कर दिया है कि आप कोई भी नई शेयर कैपिटल इशू नहीं कर रहे, यानी कि सारा का सारा पैसा जो इक्विटी वाले पोर्शन में आएगा वो रिटेन अर्निंग से आएगा, ठीक है। तो मैं इस वाले डेटा को इस्तेमाल करके बेटा जरा यहाँ पे आपको का सोर्स एक्सप्लेन कर देता हूं। सोर्स में बेटा मैं लिखूंगा रिटेन्ड अर्निंग, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लिख रहा, रिटेन्ड अर्निंग है, डेट है, प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है।
बेटा वैसे तो मैं इसका वेट निकाल लिख के वेटेड एवरेज कैलकुलेट कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको वैल्यू भी दिखा रहा हूं। यहाँ पर वैल्यू का भी एक जगह पे इस्तेमाल हो सकता है, बिना वैल्यू के क्वेश्चन हो जाएगा, ये वाला कोई दिक्कत नहीं। मैं वेट साफ साफ लिख सकता हूँ, मुझे पता है रिटेन अर्निंग यानी कि इक्विटी का वेट आपको जो चाहिए वो 80% है, डेट का वेट 15% है, और प्रेफरेंस शेयर का जो वेट है वो 5% है। तो वेट तो मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन बेटा हम यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हैं, उससे मुझे क्या पता चलेगा कि बिना नए शेयर इशू किए, बिना नए शेयर इशू किए मैं कितना टोटल फंड इन्वेस्ट कर सकता हूं नए प्रोजेक्ट्स में। समझ मेरी बात बेटा? अगर आप अमाउंट निकाल लेते हैं यहाँ पर 100% अमाउंट, तो आपको पता चल जाएगा बिना नए शेयर इशू किए या फिर नए शेयर इशू करने से पहले तक आप कितना पैसा नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आप बिना नए शेयर इशू किए कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे मैं पहले रिटेन अर्निंग की वैल्यू बताता हूं बेटा। रिटेन अर्निंग कितनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन ने आपको बताया 2018 में जो भी आपने कमाया उसका 50% बांट देना। ये ₹1.18 पर शेयर वहीं से आया था। तो मैंने पिछले साल ₹2.36 पर शेयर की अर्निंग कमाई, ₹2.36 पर शेयर की अर्निंग कमाई, जिसका 50% मैंने बांट दिया और 50% मैंने बचा लिया, यानी कि पर शेयर ₹1.18 की रिटेन अर्निंग है। पर शेयर ₹1.18 की रिटेन अर्निंग है। और नंबर ऑफ शेयर आपको ऊपर बैलेंस शीट में दे रखे हैं कैपिटल सेक्शन में 10,000। तो अगर 10,000 शेयर्स के ऊपर ₹1.18 बचे हुए हैं, 10,000 शेयर्स के ऊपर ₹1.18 बचे हुए, तो बेटा मेरे पास 11,800 तो पड़े रिटेन अर्निंग के, 11,800 रुपए रिटेन अर्निंग के पड़े। बेटा कैलकुलेशन हो मेरी, 11,800 कैसे आया? पिछली बार ₹2.36 पर शेयर आपने कमाया था, उसमें से आपने 50% बांट दिया, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पर 50% बचा भी तो हुआ है। तो रिटेन अर्निंग के अंदर ₹1.18 के हिसाब से 10,000 शेयर के ऊपर 11,800 बचे हुए, और ये 11,800 का रिटेन अर्निंग है, तो ये 80% की वैल्यू है। और अगर ये 80% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, या फिर 15 की कितनी होगी, 5 की कितनी होगी, आपको पता चल जाएगा। तो बेटा 100% आ रहे हैं यहाँ पे 14,750, जिसका 5% होता है बेटा 738 रुपए मान लो, और 15% होता है 212 रुपए मान लो। तो ये कैलकुलेशन की वैसे क्वेश्चन में नहीं है रिक्वायरमेंट, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ ले जी बताओ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट विदाउट इशूइंग न्यू इक्विटी शेयर्स, तो बेटा वो आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितनी हो सकती है? 14,750। वो कैसे पता चलेगा? रिटेन अर्निंग से पता चलेगा। अगर रिटेन अर्निंग इतनी है जो कि 80% की वैल्यू है, तो बेटा अगर ये 80 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू कितनी? 14,750। क्या है? मैं अपने सवाल पर चलता हूं बेटा। वेट मेरे पास है, कोस्ट मेरे पास है, रिटेन अर्निंग यानी कि इक्विटी की कोस्ट बेटा 15%, प्रेफरेंस शेयर यानी डेट यानी कि कोस्ट है बेटा 8.33%, और प्रेफरेंस शेयर की कोस्ट है बेटा 11.96%। वेट मल्टीप्लाई बाय कोस्ट करेंगे तो क्या हो जाए? वेट मल्टीप्लाई बाय कोस्ट 0.8 मल्टीप्लाई बाय 15, 0.15 मल्टीप्लाई बाय 8.33, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 11.96, पूरा 13.85% आ रहे। आंसर चेक कर लेते हैं बेटा एक बार। बिल्कुल ठीक आ रहा है बेटा आंसर 13.85%। अब थर्ड पार्ट में क्या है जी? ओहो बेटा जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये पूछ सकता है, वो कभी उसने पूछ लिया। हाउ मच कैन बी स्पेंट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर मस्ट बी सोल्ड, तो नए शेयर इशू करने से पहले आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो? एज्यूमिंग दैट रिटेन अर्निंग फॉर द नेक्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट इज आर 50%, तो क्वेश्चन खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है कि 50% आपके पैसा बचा हुआ है। तो हमने थर्ड पार्ट यहीं पे सॉल्व कर दिया कि हम मैक्सिमम 14,750 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। आंसर बिल्कुल ठीक है। फिर बेटा उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में कह रहा है व्हाट विल बी द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन द फंड्स एक्सीड्स द अमाउंट कैलकुलेटेड इन 3 assuming the new equity shares are issued at 20 rupees per share। अब बेटा ध्यान से सुनो, अब वो कह रहा है दोबारा से वो कैलकुलेट करो जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल आ रही हो, यानी कि 14,750 के बाद, यानी कि रिटेन अर्निंग कंज्यूम हो चुकी है। अब जो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर पैसा आएगा वो रिटेन अर्निंग की जाएगी, किससे आएगा? इक्विटी से। डेट और प्रेफरेंस शेयर का प्रपोर्शन यही रहेगा, इक्विटी का भी प्रपोर्शन यही रहेगा, लेकिन बेटा उसकी कॉस्ट बदल जाएगी, क्योंकि अब आपको शेयर का नेट प्रोसीड्स मिल गया है। बेटा रिटेन अर्निंग के लिए तो मार्केट प्राइस चाहिए होता है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया आपका पार्ट। अब वो कह रहे हैं कि ₹23.60 वाला शेयर हम 20 रुपए में बेचेंगे, यानी कि नेट प्रोसीड्स मिल गई। तो अब आपको अपनी एक और कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी पड़ेगी बेटा। फोर्थ पार्ट के लिए आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, B1 अपॉन नेट प्रोसीड्स प्लस ग्रोथ।
तो आपकी के ही बदल जाएगी। जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहां पर आपने 15% लिया है, अब बेटा वो बदल जाएगी 1.18 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 0.10, तो 15.9% आ रही है। तो जो यहां पर 15 है बेटा, फोर्थ पार्ट की कैलकुलेशन में सेम वेट्स सेम कॉस्ट, बस यहां पर 15 की जगह 15.9 लेना है, आपके पास फोर्थ पार्ट आपका सॉल्व हो जाएगा। उसने बोला है कि फोर्थ पार्ट के अंदर कि अगर हम इसके आगे बात करें, यानी कि जहां पर रिटेन अर्निंग पूरी कंज्यूम हो चुकी होगी, अब उसके बाद जो नए पैसे आएंगे वो तो शेयर कैपिटल से आएंगे, और अगर आप शेयर कैपिटल से पैसा अरेंज करते हो तो उस केस में केओ क्या आएगी। तो बेटा अगर मैं शेयर कैपिटल से पैसा अरेंज करता हूं तो उस केस में आपको के आर का इस्तेमाल नहीं करना, के ई का इस्तेमाल करना। और इस 27 वाले पार्ट में वो स्पेसिफिकली बता रहा है कि आप शेयर 20 रुपए में बेचोगे, यानी कि एक नई कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको निकालनी पड़ेगी 15.90 वाली, सेम फॉर्मेट फॉलो करना है और एक नई केओ कैलकुलेट करनी है 15.9 की कॉस्ट के साथ। और आंसर आ जाएगा बेटा आपका 14.57। चलो जी।